जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम। तो उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं ये समझेंगे और ये किसकी व्याख्या करता है इस पर आज हम बात करेंगे। तो इसकी जो टेबल है उसको भी आज हम समझ लेंगे और ग्राफ में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और उसकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं इसको भी समझ लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है हमें, जो उत्पत्ति के नियम है वह उत्पादन फलन से निकल के आए हैं। तो उत्पादन फलन वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और ये कहें कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक नज़र उस पर हम डालें तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो उत्पादन होता है हमारा वह परिवर्तित होता है किसके फलस्वरूप, साधनों में परिवर्तन के फलस्वरूप। जैसे ये समीकरण हमारा निकल के आया था, किस प्रकार का समीकरण ये हमने पढ़ा हुआ था, किसमें, फलन में। फलन क्या कहता है, फलन मतलब कि दो परिवर्तनशील चर होते हैं और एक स्वतंत्र होता है उसमें से कि जो स्वतंत्र व्यवहार करता है और दूसरा निर्भर चर होता है कि जो स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है। अब इसमें हमने उत्पादन की डिपेंडेंसी देखी हुई है, उत्पादन की निर्भरता देखी हुई है किस पर, साधनों पर, कि साधनों में हम कमी या वृद्धि करेंगे मतलब कि परिवर्तन करेंगे तो फिर उत्पादन में भी परिवर्तन होगा, उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। इतना ये हमारा उत्पादन फलन हो गया। अब देखिए, जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है, तब जाके किसी वस्तु का निर्माण होता है। अब वह जो निर्माण होता है उस वस्तु का उत्पादन होता है, तो उत्पादन की जो मात्रा होती है साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वह मात्रा जो है परिवर्तित होती रहती है। किस प्रकार से परिवर्तित होती रहती है ये हमने किस में समझा है, उत्पादन फलन में एक टेबल हमने समझी हुई थी जिसमें हमने साधनों के विभिन्न संयोग देखे थे, श्रम के और पूंजी के। वो संयोग क्या कहते थे कि इस प्रकार से हमने संयोग बनाए थे, जैसे कि 2 इकाइयाँ पूंजी की, 3 इकाइयाँ श्रम की, तो हमारा उत्पादन होगा 242 इकाइयों का। 4 इकाइयाँ पूंजी की, 5 इकाइयाँ श्रम की, हमारा उत्पादन होगा 450 इकाइयों का। इस प्रकार से हमने संयोग बनाए थे। तो ये संयोग क्या कहते हैं कि जो उत्पादन होगा जब भी हम साधनों में परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर हमने साधनों में परिवर्तन कर दिया, 2 और 3 इकाइयाँ ली, फिर 4 और 5 इकाइयाँ ली, मतलब कि PQR मैंने नाम दे दिया है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस को, और P से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उत्पादन को। तो उत्पादन परिवर्तित होगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर बढ़ गया इकाइयाँ बढ़ाने पर तो उत्पादन परिवर्तित हो जाता है। अब ये कितनी मात्रा में परिवर्तित होता है, देखिए जब हम साधनों का अनुपात बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन में प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें वृद्धि की या फिर कमी की या फिर समानता की, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उसकी जो मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन की मात्रा में जो प्रभाव पड़ेगा कुछ साधनों को स्थिर रखकर और कुछ साधनों में परिवर्तन करके, तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होगा उस साधनों में जो परिवर्तन किया गया है उसके अनुपात में होगा या फिर उस अनुपात से अधिक होगा, उसे ज्ञात करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है उत्पत्ति ह्रास नियम, दूसरा उत्पत्ति वृद्धि नियम, तीसरा उत्पत्ति समता नियम। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो केवल उत्पत्ति ह्रास नियम को अधिक महत्व देते हैं, बाकी के जो 2 नियम हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम, इन्हें साधनों के प्रतिफल के रूप में अधिक जाना जाता है और साधनों के प्रतिफल का एक अलग से चैप्टर है, तब हम उसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज हम बात करेंगे केवल उत्पत्ति ह्रास नियम पर, ये आज हमारा मुख्य टॉपिक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें नियम की परिभाषा की, तो ये जो नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये व्याख्या करता है कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में परिवर्तन करके जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में जो प्रवृत्ति होती है उसकी व्याख्या करता है। प्रवृत्ति किस प्रकार की, एक प्रकार से ये कहता है कि जब हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं, कुछ में परिवर्तन करते हैं और उत्पादन क्रिया करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होगी वह पहले तो बढ़ती हुई दर से वृद्धि होगी, उसके बाद एक बिंदु ऐसा आएगा कि वह जो वृद्धि है वह बढ़ती हुई दर से ना होकर घटती हुई दर से वृद्धि होगी। ये इसकी व्याख्या करता है। अब पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें, उसके बाद और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए परिभाषा 2 अर्थशास्त्रियों की दी है। पहली है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ये क्या कहती हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमानुसार वृद्धि की जाए, तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि
होगी। जो हमने समझ लिया है वो ही इन्होंने व्याख्या की है परिभाषा में। दूसरी परिभाषा देखते हैं, दूसरी है प्रोफेसर बेनहम की। ये क्या कह रहे हैं, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। अब यहाँ पर यदि हम गौर करें तो जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, किसी एक साधन की मात्रा को इन्होंने क्या रखा है, स्थिर रखा है और बाकी के साधनों में परिवर्तन किया है। इन्होंने क्या किया है, एक साधन के अनुपात को जैसे जैसे बढ़ाया जाए, मतलब कि एक साधन में परिवर्तन किया है। दोनों की बात सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब उनका ये है कि कुछ साधनों को हम परिवर्तित करते हैं, परिवर्तनशील रखते हैं, और कुछ की मात्रा को स्थिर रखते हैं और उत्पादन करते हैं। तो जो हमें उत्पादन की दर प्राप्त होती है, पहले तो बढ़ती हुई प्राप्त होती है, उसके बाद बढ़ती हुई है, उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। अब वो किस प्रकार से बढ़ता है तो यहाँ हमें टेबल में समझना पड़ेगा। टेबल में देखिए, यहाँ पर देखिए ये कुल उत्पादन दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं जरा लाइन से। ये पहला हो गया 10, दूसरा उत्पादन है 28, तीसरा उत्पादन है 48, चौथा है 64, 64 के बाद 75 और फिर 84। इतना हमें काफ़ी है समझने के लिए। अब यदि हम इसमें अंतर देखें, जो अंतर है प्रत्येक समूह में, ये क्या है, उत्पादन की मात्रा है, किसकी, श्रम की इकाइयों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मतलब श्रम की इकाइयों को बढ़ाया है और बढ़ाने पर जो उत्पादन प्राप्त हुआ है वो उत्पादन है। एक श्रमिक ने 10 इकाइयों का उत्पादन किया, यदि 2 श्रमिक काम करेंगे तो 28 इकाइयों का उत्पादन होगा, यदि 3 श्रमिक काम करेंगे तो 48 इकाइयों का उत्पादन होगा, 4 श्रमिक काम करेंगे तो 64 इकाइयों का उत्पादन होगा। इस प्रकार से ये उत्पादन है। अब ये हमें क्या देखना है, ये परिभाषा समझनी है। परिभाषा क्या बोल रही है कि उत्पादन की जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा लेकिन एक बिंदु के बाद घटती दर से बढ़ेगा, वो अब हमें समझना है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि हम इसका डिफरेंस देखें, इसमें देखें कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है। हम 28 में से 10 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 18। यहाँ पर कुल वृद्धि कितनी हुई है, 18 इकाइयों की। उसके बाद 48 में से हम 28 को घटा देंगे तो निकल के आएगा 20। यहाँ भी वृद्धि कितनी हुई है, 20 की, पहले 18 फिर 20, मतलब कि बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए 64 में से हम 48 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 16। 75 में से हम 64 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 11। 84 में से हम 75 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 9। अब यहां यदि हम देखें 20 से लेकर उस तरफ और इस तरफ 10 से लेकर 48 तक, मतलब 1 से लेकर तीसरी इकाई तक, तो जो उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। कौन सी दर से, बढ़ती दर से। 18 फिर 20, वृद्धि हो रही है इकाइयों में भी। लेकिन 48 के बाद देखिए, मतलब कि तीसरी इकाई के बाद देखेंगे तो उत्पादन में बढ़ तो रहा है उत्पादन, लेकिन घटती हुई दर से। कौन सी दर से, घटती हुई दर से। यहाँ से देखिए इकाइयाँ कम होने लगी हैं, 16 बची हैं, फिर 11 बची हैं, फिर 9 बची हैं। तो ये क्या है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो बस परिभाषाओं का मतलब यही है, और ये हमने समझ लिया तो हम परिभाषा आसान से लिख देंगे। अब चलते हम फिर से आ जाइए यहीं पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसे समझने के लिए हमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्हें समझना भी जरूरी है। चलिए इन्हें समझ लेते हैं। देखिए कुल उत्पादन क्या होता है, जब हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों में परिवर्तन करते जाते हैं क्रमानुसार, तो जितना भी उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो होता है कुल उत्पादन। ये बात ध्यान रखना, कितने भी साधन हम प्रयोग करेंगे उनमें परिवर्तन करेंगे तो उनके द्वारा जितना भी उत्पादन होगा वो हमारा क्या होगा, कुल उत्पादन। अब यदि हम टेबल में समझें, देखिए ये कुल उत्पादन दिया हुआ है। एक श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, 10, तो ये क्या हुआ, कुल उत्पादन। 4 श्रमिकों ने कितना उत्पादन किया, 64 इकाइयों का, क्या हुआ, कुल उत्पादन। 7 श्रमिकों ने कितना उत्पादन किया, 84 इकाइयों का, क्या हुआ, कुल उत्पादन। ठीक है, जितने भी हम मजदूर लगाएं, जितने भी श्रमिक लगाएंगे, या फिर ये कहें जितने भी संसाधन लगाएं और उनके द्वारा जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, कुल उत्पादन होगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए हमने जो फॉर्मूला उसमें समझा था उत्पादन फलन में, वही फॉर्मूला यहाँ लगता है कि साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या जितने भी हम साधन लेंगे उनके फल स्वरूप जितना उत्पादन होगा वो क्या होगा, कुल उत्पादन होगा, जिसे हम
टीपी से प्रेजेंट करते हैं टोटल प्रोडक्शन, ये याद रखना है। समझ में आ गया? ये किसका फॉर्मूला हो गया? कुल उत्पादन का। अब कुल उत्पादन में से ही हम औसत उत्पादन निकाल सकते हैं और सीमांत उत्पादन निकाल सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक से हमने समझ लिया तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। औसत उत्पादन क्या होता है? विभिन्न स्तरों पर उत्पादन साधन अनुपात होता है। क्या होता है? उत्पादन साधनों का अनुपात होता है कि एक साधन पर मतलब एक व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया है वो निकाल लेंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे 4 श्रमिकों ने 64 इकाइयों का उत्पादन किया, तो हमें क्या करना है? अनुपात करना है, साधन अनुपात निकालना है, मतलब कि एक श्रमिक ने कितना उत्पादन किया। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो कुल उत्पादन किया है चारों ने मिलके, हम उसमें भाग दे देंगे चारों का। किस प्रकार से? जितना उत्पादन किया है उसको रखेंगे ऊपर, और कुल परिवर्तनशील साधन कुल कितने हैं? 4, जिसमें परिवर्तन हुआ है, तो 4 से भाग दे देंगे। अब ये 64 है, 64 को ऊपर रख लिया और 4 से हमने क्या दे दिया? भाग दे दिया। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अच्छा 6, 16, 6 चौको 24। ये कितना आ गया है? काटेंगे तो 16 आ जाएगा। यहां पर हम इसको काट देंगे, मतलब जितने श्रमिकों ने मिलकर उत्पादन किया है उस उत्पादन में हम श्रमिकों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा औसत उत्पादन निकल के आ जाता है। और यदि हम ये कहें कि जो कुल उत्पादन होगा उस उत्पादन में हम जितने भी साधन लगाए हैं उन साधनों से भाग दे देंगे तो औसत उत्पादन आ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए क्या है? सीमांत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन के लिए आपने कुल उपयोगिता वाला चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। सीमांत उपयोगिता, जिस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करते थे अगली इकाई में से पिछली इकाई घटाकर, उसी प्रकार यहाँ सीमांत उत्पादन करना है। जो अगला उत्पादन है, कौन सा अगला उत्पादन? मान के चलिए पहले हम 2 श्रमिक लगाकर उत्पादन करते हैं तो हमें उत्पादन प्राप्त होता, 2 श्रमिक लगाए हैं और उत्पादन मिलता है हमें 24 इकाइयों का। उसके बाद हमने 4 श्रमिक लगाए तो हमें उत्पादन मिलता है 48 इकाइयों का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सीमांत उत्पादन निकालना है। तो सीमांत उत्पादन क्या करेंगे हम? 2 श्रमिकों का कितना आएगा? हम जो अगला उत्पादन प्राप्त हुआ है हमें उसमें से पिछला उत्पादन घटा देंगे, तो 48 में से हम 24 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 24 इकाइयों का। दुगना किया है तो 24 इकाइयों का निकल के आ गया। अब यहाँ परिभाषा क्या कह रही देखिए, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो क्या होता है? सीमांत उत्पादन होता है। अब यहाँ देख लीजिए, पहले एक श्रमिक काम कर रहा था, 10 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था, श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 2, मतलब 1 बढ़ गया है। परिभाषा क्या कह रही है? एक अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में वृद्धि। कितना बढ़ गया है उत्पादन? 28 हो गया है। अब हम क्या कर देंगे? 10, जो 28 है उसमें से 10 को घटा देंगे तो वृद्धि कितनी हुई है? 18 की। तो सीमांत उत्पादन कितना आएगा? 18 आएगा। क्या करना है इसके लिए? फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस कर देंगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1। अब n-1 और n, यहाँ इसमें भी कंफ्यूज ना होना। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि ये उत्पादन हो रहा है हमारा साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, इसको क्या कर देंगे हम? नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसको हम कहते हैं n। ठीक है, अब ये तो सभी n है, तो टोटल प्रोडक्शन n मतलब कि 10, n1, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 48 मतलब कि n2, इस प्रकार से ये रखना है। अब इसमें क्या करना है? n-1 करना है। n-1 मतलब कि इसका यदि हमें सीमांत उत्पादन निकालना है तो ये क्या करेगा? n-1, n की संख्या कितनी है? 2, और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, मतलब कि 28 में से पिछला हमें घटाना है। और साधारण तरीका यही है कि अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा दो। समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारा कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, ये समझ लिया। अब इसके द्वारा हम नियम की आराम से व्याख्या कर सकते हैं। नियम क्या कहता है कि जब हम साधनों में परिवर्तन करते हैं, कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और उत्पादन करते हैं, तो पहले तो उत्पादन बढ़ता है बढ़ती दर से, उसके बाद उत्पादन बढ़ता है घटती दर से। अब समझिए टेबल में,
अब टेबल में देखिए हम श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं, बाकी के जो साधन हैं, जितने भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये 5 साधन है। 5 में से हमने श्रम में परिवर्तन किया है, बाकी के 4 साधन क्या रख दिए, स्थिर रख दिए। अब इसकी जो इकाइयां हैं उनमें हमने क्रमानुसार वृद्धि की है, मतलब कि संख्या बढ़ाते गए हैं। मान के चले हमारा कोई काम है घर पे, हम यदि 1 मजदूर से कराएंगे तो हो सकता है वह 5 दिन में हो, और हमें काम जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बस यही बात उत्पादन में ध्यान रखनी है। भाई उत्पादन में वृद्धि करना है तो हम क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। पहले जो 1 श्रमिक कर रहा है वह काम 2 श्रमिक करेंगे तो ज़्यादा होगा ना, बस वही बात को ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो श्रमिकों की संख्या है, और दूसरी है कुल उत्पादन। 1 श्रमिक करेगा तो 10 इकाइयों का उत्पादन होगा, 2 श्रमिक करेंगे तो 28, 3 48 का, 4 करेंगे तो 64 इकाइयों का, 5 करेंगे तो 75। इस प्रकार से ये कुल उत्पादन है। औसत उत्पादन क्या होता है, सूत्र हमने देख लिया। कुल उत्पादन में भाग देंगे परिवर्तनशील साधनों का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से निकल के आएगा। ये देखिए यहाँ पर पहली इकाई पर तो 10 ही आएगा, 10 में 1 से भाग देंगे कुछ नहीं होगा तो 10 आ गया। फिर दूसरी इकाई पर 28 है, 28 में 2 से भाग देंगे 14 आ गया। फिर 48 है, 3 से भाग देंगे तो 16 आ गया। फिर 64 है, 4 से भाग देंगे तो 16 आ गया। 75 है, 5 से भाग देंगे तो 15 आ गया। ये इस प्रकार से हमने औसत उत्पादन निकाल लिया। और सीमांत उत्पादन में क्या किया है, अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा दिया है। 28 में से 10 को घटाया, माइनस किया, कितना आ गया 18। पहले पे तो सभी आएंगे 10-10, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है, इधर भी 0 है, इसमें कुछ नहीं करना। यदि हमें सीमांत उत्पादन निकालना है तो 10 के पहले क्या है, 0 है, 0 घटाएंगे 10 ही आएगा तो 10 आ गया है। उसके बाद 28 में से 10 घटाएंगे तो 18 आ गया। फिर 48 में से 28 घटाएंगे तो 20 आ गया। फिर 64 में से 48 घटाएंगे तो 16 आ गया। फिर 75 में से 64 घटाएंगे तो 11 आ गया। फिर 84 में से 75 घटाएंगे तो 9 आ गया। इस प्रकार से हमने ये सीमांत उत्पादन निकाल लिया। अब हमें क्या देखना है कि उत्पादन बढ़ कहाँ रहा है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो सीमांत उत्पादन पहली इकाई से दूसरी इकाई तक किस प्रकार का है, बढ़ता हुआ। पहले 10, फिर 18, फिर 20, ये बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब कि उत्पादन में, कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह बढ़ते हुए दर से हो रही है। तो ये जो होती है ये प्रथम अवस्था होती है, इसे कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरी अवस्था देखिए, दूसरी अवस्था क्या है, 16 से लेकर, मतलब चौथी इकाई से लेकर 7वीं इकाई तक, या फिर आप छठी इकाई तक मान लीजिए। छठी इकाई तक देखेंगे, वैसे शून्य कहाँ पर है, 7वीं इकाई तक है, 7वीं इकाई तक मानिए। यहाँ पर देखेंगे जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यहाँ तो कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से, यहाँ पर घटने लगा है। इकाइयों में जो बढ़ने की प्रवृत्ति है वो कम होने लगी है। देखिए 16, 11, 9, और फिर यहाँ पर हो गया क्या, 0, ये 0 हो गया। तो यहाँ तक जो घट रहा है इसको कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम। इसे क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल का नियम। और यहाँ पर ये दूसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था देखिए, अब जो परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, परिभाषा में क्या कह रहे हैं, क्रमानुसार यदि वृद्धि करेंगे तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। तो वो बिंदु कौन सा है जहां से घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है, ये है चौथी इकाई का। कौन सा है, चौथी इकाई का। यहां से क्या होने लगा है, उत्पादन घटने लगा है। बस यही हमें यहाँ पर समझना है। और तीसरी इकाई में फिर क्या होता है, जो उत्पादन रहता है वहां से माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक होने लगता है, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। टेबल समझ में आ गई। अब हमें देखिए ग्राफ पे कुछ भी नहीं करना है। ग्राफ मैंने ये सिंपल सा ले लिया है, जो श्रम की हमारी इकाइयां हैं उसको मैंने नीचे प्रदर्शित कर दिया है, और जो बाय एक्सिस है, बाय एक्सिस पर मैंने संख्याएं ले ली हैं 10-10 के अंतराल में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ली हैं, क्योंकि हमारी हाईएस्ट संख्या कितनी है यहाँ पर, 84 है। तो पूरी संख्याएं आना चाहिए, क्योंकि हमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों का ग्राफ एक ही पर प्रदर्शित करना है और उसकी व्याख्या करना है। सबसे पहले प्रदर्शित करेंगे हम कुल उत्पादन को। तो देखिए पहली इकाई पर कितना है, 10। ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा फेढ़ा हो सकता है, मैं बस समझा रहा हूँ तो आपको समझना है, ठीक है। आप ग्राफ बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर ग्राफ बनेगा। चलिए दूसरी है 28, तो ये 20 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 28, ये दूसरी संख्या है, ये हो गया 28। इसके बाद तीसरी पर 48, तो ये 40, ये 8, तो तीसरी पर 48। इसके बाद 64, 60 और 4 यहाँ पे आ जाएगा
64, 75, 70 और ये 75 हो जाएगा 5वीं इकाई पर। इसके बाद 84, तो 80 और यहाँ पे हो जाएगा 84, फिर 84 है तो ये फिर से 84 हो गया। उसके बाद 8वीं इकाई पर 80 थोड़े से नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहां से इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, ये मिला दिया हमने, ठीक। तो इसको प्रदर्शित किससे करेंगे हम, टीपी से। टीपी से मतलब कि कुल उत्पादन, इसमें लिखना है सब कुछ कुल उत्पादन। ये हो गया हमारा कुल उत्पादन। उसके बाद औसत उत्पादन देखिए, औसत उत्पादन कितना है, 10, 14, 16, 16, 15, 14, 12, 10, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 हो गया, 10 के बाद 14 हो गया, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा। 14 के बाद 16, तीसरे में तो थोड़ा सा ऊपर ये आ जाएगा 16। इसके बाद फिर 15, तो थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा 15, और फिर 14, नहीं फिर से 16 है ना, चौथी इकाई पर भी 16 है, तो इसको फिर से बराबर रखेंगे 16, और फिर 15 है 5वीं इकाई पर, तो इसको थोड़ा सा नीचे, फिर 14, तो थोड़ा सा नीचे, 12 थोड़ा सा नीचे नीचे करते जाएंगे, और 10 इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया है हमारा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन मतलब कि एवरेज प्रोडक्शन, तो एपी से इसको शो करेंगे, लिख देंगे औसत उत्पादन। ये हो गया औसत उत्पादन। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर देना है। प्रदर्शित करने के बाद हमें जो 3 अवस्थाएं निकल के आ रही हैं उनकी जो थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन देखिए किस प्रकार से, पहले है 10, पहले बिंदु पर 10 हो गया, दूसरे पर 18, तो ये 20 हो गया, दूसरे पर 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 18 हो गया। इसके बाद फिर 20, तो तीसरी इकाई पे थोड़ा सा ऊपर कर देना है, ये 20 हो गया। उसके बाद फिर 16 कर देना है चौथी इकाई पर, तो इस पे भी 16 था, तो ये यहीं पे आ जाएगा, ये 16 हो गया। 16 के बाद 11, तो ये 10 हो गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा फिर थोड़ा सा 11, ये 10 हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ पे 11 मान लेते हैं। और छठी इकाई पर देखिए कितना आ रहा है, 9, यानी 10 से नीचे, तो ये यहाँ पे आ गया। और 7वीं इकाई पर कितना हो गया फिर 0, तो यहाँ आ जाएगा, और ये फिर माइनस में पहुँच गया तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर मिला देंगे और ऐसा ये क्रॉस कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा सीमांत उत्पादन। इसको किस नाम, क्या नाम देंगे, सीमांत उत्पादन, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी, ये हो जाता है सीमांत उत्पादन, ठीक है। अब तीनों हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों का नाम दे दिया। हमें जहां से ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो 3 फेज हैं हमारे, उनको प्रदर्शित कर देना है। तीसरी इकाई से हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, आप स्केल से बनाएंगे तो आपके जो पॉइंट हैं वो पॉइंट वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। उसको हम नाम दे देंगे, बस मान लीजिए ये पी है, ठीक है। पी के बाद उसके बाद कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है फिर 7वीं इकाई पर, तो 7वीं इकाई पर यदि हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके बिंदु मिलाते हुए इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा दूसरा फेज, और उसके बाद हो जाएगा तीसरा फेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको हम कर देंगे फेज ए। फेज ए मतलब कि यहां से, अब इसको भी, इस बिंदु को भी मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, और इसको सी, ठीक, ये पी, इसको क्यू, और इसको यहां पर एम, और इसको एन दे देते हैं। चलिए ठीक है। अब यदि हम देखें प्रथम फेज में, हमें इसकी व्याख्या क्या करनी है, व्याख्या हमें बड़ी सिंपल करनी है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो पॉइंट हमने लिखे हैं, जो पॉइंट के नाम दिए हैं, वो हमने ध्यान रख लिया तो हम आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या करना बहुत सरल होता है, जो आपको दिख रहा है वो लिखते जाइए। किस प्रकार से लिखते जाइए कि हम यदि इसको अंकित करें किसमें, प्रथम फेज में, प्रथम अवस्था में, तो प्रथम अवस्था में हम देखेंगे जहां पर कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है बढ़ती हुई दर से। इससे क्या हो रहा है, हमारी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बढ़ती हुई दर से बढ़ रहे हैं। ये हो गई प्रथम अवस्था। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी,
बिंदु P के बाद जो कुल उत्पादन है हमारा वो क्या होने लगा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगता है और औसत उत्पादन है वो भी घटने लगा है। और एक ये कौन सा हो गया, फिर ये होता है एक इसमें टर्म है, देखते हैं क्या टर्म है, पुस्तक में देख लेते हैं। ये दिया है मोड़ का बिंदु। कौन सा बिंदु, मोड़ का बिंदु। मोड़ का बिंदु क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जहां से कुल उत्पादन, किसमें, उत्पत्ति ह्रास नियम में, जहां से कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है उसको कहते हैं मोड़ का बिंदु, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये व्याख्या कर दी, ये हो गया हमारा दूसरा फेज। और तीसरे फेज में क्या कहना है, जो होता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, मतलब कि वहां पर जो उत्पादन होता है फिर घटने लगता है, फिर बढ़ता नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे। और ये लिखेंगे किस प्रकार से कि बिंदु, ये मान लीजिए, ये और दूसरा नाम दे देते हैं हम इसका, क्या नहीं दिया है, आर। बिंदु आर से पी तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है, बिंदु आर से एम तक ये क्या है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, और बिंदु आर से एन तक औसत उत्पादन भी बढ़ती दर से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हमें बिंदु से बिंदु लिखना है तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए, ये हो गया। यदि मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्वयं इस पर प्रैक्टिस करें, इसकी व्याख्या करना सीखें। इससे आप सीखोगे तो क्या होगा, इससे आपको अधिक लाभ होगा। और देखिए, और इसको सिंपल करना है ना यदि, तो ये जो बिंदु है यहां से इसको किससे मिला लीजिए, जीरो से मिला लीजिए। तो इस ये आर आपको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या कहेंगे, इसको, इस पॉइंट को मान लीजिए ओ दे दीजिए या फिर जीरो दे दीजिए। तो यहाँ से ओ से पी तक टोटल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ओ से एम तक सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ओ से एन तक औसत उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से पॉइंट हम बना सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया। ज़्यादा हम बात करेंगे इस पर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्वयं इस प्रकार से लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।